हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन कैटलिस्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ फैब्रिक एंड अपैरल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, विच इज़ गिव द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल्स। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि टेक्सटाइल्स में या कपड़ा जब भी बनता है तो उसके बनने में जो प्रोसेस लगता है ना, प्रोसेस होता है कपड़ा बनने में, तो उस प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो दे हैव गिवन यू दी स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स के अलग अलग नाम होते हैं, उनका अपना खुद का मीनिंग होता है ना। तो ये उन्होंने स्टेप्स दे दिए हैं और इनको जंबल कर दिया है, राइट। अब आपको क्या करना है, एक करेक्ट सीक्वेंस लगाने कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, देन उसके बाद क्या आता है। ठीक। तो अगर आप फैब्रिक डिपार्टमेंट से हैं, फैब्रिक का ही आपने उसमें मास्टर्स किया है, तो यू विल मतलब मोर क्लियरली अंडरस्टैंड कि आपको समझ में याद भी आएगा कि अलग अलग शब्द के अलग अलग मीनिंग है, उनके अलग खुद के प्रोसेसेस हैं। बट जिनको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो लेट्स लर्न कि आप कैसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो जो करेक्ट सीक्वेंस होती है आपकी, वो होती है सिंगिंग, डिसाइजिंग, स्कोरिंग, ब्लीचिंग एंड मॉइस्चराइजेशन। प्रोनाउंसिएशन डिफ़र कर सकता है, बट मैं इसी तरीके से प्रोनाउंस करती हूँ। आपके और मेरे प्रोनाउंसिएशन में वेरी हो सकता है, बट यू कैन ईजिली रीड फ्रॉम द स्क्रीन कि पहला होता है सिंगिंग, डिसाइजिंग, स्कोरिंग, ब्लीचिंग एंड मॉइस्चराइजेशन। ये आपका ऑर्डर फॉलो हो रहा है किसी भी टेक्सटाइल को बनाने में। अब इस ऑर्डर को याद कैसे रख सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में भी हमें याद रहे। वैसे तो हर एक शब्द का अपना खुद का मीनिंग है ना। ब्लीचिंग अलग होता है, ब्लीचिंग कैसे करते हैं उसका प्रोसेस भी अलग होता है, उसके मेथड्स भी अलग होते हैं। इसी तरीके से मॉइस्चराइजेशन का शब्द का मतलब अलग है, इसका मेथड अलग है, प्रोसेस होता है इसके पीछे भी अपना पूरा। वो बहुत डिटेल में चले जाएंगे, बट फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन अगर हम देखें, तो मैं अगर ऑर्डर याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, तो आई गेस उससे आपको समझ याद रहे ये प्रोसेस। मैं उसी तरीके से याद करके एग्ज़ाम में आंसर लगाती थी। तो अगर इसको देखें, कोई आपने डांस रियलिटी शो देखा होगा तो यू कैन रिलेट वेरी मच टू दिस। तो सिंगिंग मतलब नॉर्मल सिंगिंग, अगर हम उसको ध्यान में लेके चले, तो सिंगिंग किया, डी से डांसिंग हो गया, है ना। तो एक कंटेस्टेंट ने सिंगिंग और डांसिंग किया, फिर स्कोरिंग, तो जजेस ने फिर उसको स्कोर कर दिया और स्कोर करके बोला बहुत फीका फीका परफॉर्मेंस था आपका। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, उसे ब्लीच किया और न्यू मूव्स ऐड कर दिए, एम से मूव्स। तो यानी कि सिंगिंग डांसिंग हुआ, जजेस ने स्कोर किया, फिर उन्होंने उसको ब्लीच कर दिया, यानी कि नए मूव्स ऐड कर दिए। और ठीक है, आई होप इससे आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा ये चीज़। वैसे इसका करेक्ट मतलब अगर सही तरीके से मैं बात करूँ, तो हर एक शब्द का आप मीनिंग चेक करिए, खुद गूगल करिए, समझिए कि वो क्या होता है, और फिर आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, इसका आंसर जो होगा जिस तरीके से हमने बात किया था अभी, तो फर्स्ट विल बी सिंगिंग, डांसिंग, स्कोरिंग, देन ब्लीचिंग और फिर आपका मॉइस्चराइजेशन। ठीक है। तो आपका DECAB, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? Cool. Now let's come to the next question, which is give the correct sequence of कनी शॉल वीविंग। तो कनी शॉल वीविंग के ऊपर आपको क्वेश्चन आया है कि उसका करेक्ट सीक्वेंस बताइए कि कैसे वो बनता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। ठीक है। तो कनी शॉल के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली आपके टेलीग्राम ग्रुप पर एक पूरा का पूरा रिसर्च पेपर भी फॉरवर्ड किया था, विच वॉज अ केस स्टडी ऑन कनी शॉल। तो आई थॉट कि बेटर रहेगा कि आप सब लोग अगर एक बार उसको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान में रहेगी वो चीज़ें। अगर आपने नहीं चेक किया है तो ज़रूर जाकर उसको पढ़िएगा, बट मैंने उसका यहाँ पर भी रेफरेंस दिया है। सो दिस इज़ द पेपर कनी शॉल, अ केस स्टडी ऑफ अ माइलस्टोन इन द आर्ट ऑफ वीविंग बाय डॉक्टर वीनस जैन। ठीक है। तो आप इस पेपर को रेफ़र कर सकते हैं। अगर कनी शॉल को देखें तो इसकी टेक्निकली अगर इसकी कैटेगरी देखें तो एक होता है लूम वोवन कनी शॉल एंड द सेकेंड इज़ नीडल एम्ब्रॉयड्रेड, है ना। तो ये आपके दो तरीके से होते हैं।
कनी शॉल में अगर इमेज से अगर आप समझना चाहें तो बहुत इजीली इन पिक्चर्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। ये जो छोटी छोटी स्टिक्स आपको दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड कनीज। तो इनमें कलर कोडेड थ्रेड को उन्होंने लगाया है, और फिर लूम पर लगाकर भी आप इसको वीव कर सकते हैं, या फिर हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला तरीके से। ठीक है, इस पिक्चर से काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसका प्रोसेस भी देखें तो पहले इसका एक वो नक्शा टाइप तैयार होता है। आप एक ड्राफ्टिंग करते हैं एक पेपर के ऊपर कि आपको किस तरीके का पैटर्न चाहिए, देन उसकी कोडिंग की जाती है कि आप कोड करते हैं उसको, जो आपका जो हेड क्राफ्टमैन होता है या जो नक्शाकार होता है वो आप उसका कोडिंग करेगा। कोडिंग के बाद उसकी छोटी छोटी कनी बनेंगी जो कलर कोडेड जो भी आपने उसको किया है, देन फिर वो आपका वीव हो जाएगा जो आपका कोड है उसके हिसाब से। क्लियर? यहाँ पे पूरा प्रोसेस मैंने दे भी दिया है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। पॉज करिए, 2 मिनट दीजिए, पढ़िए, समझिए कि कनी शॉल कश्मीर शॉल्स होती हैं, है ना, उनका पैटर्न कैसे बनता है। पहले नक्शा बनता है, फिर कलर कोडेड स्क्रिप्ट होती है, फिर उसके बाद उसको वीव कर दिया जाता है। क्लियर? आप 2 मिनट दीजिए, इसको समझिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीविंग टेक्निक। कमिंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पॉज करिए, खुद पढ़िए, आप अपनी रीडिंग स्पीड को भी बढ़ाइए। ठीक है, जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है वीडियो पॉज कर दीजिए, उस क्वेश्चन को खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए और आंसर लगाने का ट्राई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ मैच द डाइज गिवन इन लिस्ट 1 विद देयर कैरेक्टर्स इन द लिस्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अलग अलग इन्होंने आपको डाई दे दी हैं, डिस्पर्स, डायरेक्ट, एजोइक, मेटालिक, और फिर अलग अलग उनके कैरेक्टर्स दे दिए हैं। अब आपको इनको मैच करना है कि किसका कौन सा कैरेक्टर है। तो एक बार समझ लेते हैं कौन सी डाइस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो बहुत ब्रीफली समझेंगे इसको, डेप्थ में तो जा ही सकते हैं, मगर इस क्वेश्चन के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ब्रीफली देखिए। एसिड डाई जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होती है, बेसिक डाई जो होती है ये भी वाटर सॉल्युबल होती है, डायरेक्ट डाई जो होती है ये भी वाटर सॉल्युबल होती है। अगर ज्ञात करने की टेक्निक की बात करूँ तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर ऑपोजिट जो होती है ना वो चीज़ें होती हैं। जैसे एसिड डाई है तो एसिड को क्या बोलते हैं कि पानी के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे फिर छींटे पड़ सकते हैं या जो भी है, बहुत रिएक्टिव हो जाता है एसिड और पानी का मिक्सचर, है ना, तो वो नहीं मिलाना चाहिए। मगर अगर आप देखें तो एसिड डाई जो होती है ये हाईली वाटर सॉल्युबल है। बेसिक तो वाटर सॉल्युबल है ही है, डायरेक्ट भी वाटर सॉल्युबल है, लेकिन एसिड के अंदर एकदम ऑपोजिट सी चीज़ हो रही है कि एसिड वाटर सॉल्युबल है। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, डिस्पर्स डाई। अब इसके अंदर भी ऑपोजिट सी चीज़ हुई है। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है कि घुल जाना या फिर मिल जाना। तो जैसे पानी में हमने नमक डाला और वो एकदम से घुल गया तो डिस्पर्स हो गया उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर डिस्पर्स डाई जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। घुल जाना चाहिए ना, लेकिन घुल नहीं रही है वाटर के अंदर, तो इट इज़ नॉट वाटर सॉल्युबल। रिएक्टिव डाई ये वाटर सॉल्युबल है। रिएक्टिव भी तो यही होता है कि मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाए, रिएक्टिव है, लेकिन यहाँ ये वाटर सॉल्युबल दे रखी है। तो आप इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं कि एसिड जो है, एसिड को पानी से नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन एसिड डाई वाटर सॉल्युबल है। डिस्पर्स यानी घुल जाती है, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। रिएक्टिव जो है वो वाटर सॉल्युबल है ना। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारी सल्फर डाई। अब सल्फर डाई जो होती है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ या ऑर्गेनिक फाइबर्स के साथ बहुत अच्छे से बैठती है। तो जो आपके कॉटन हो गया या सिल्क हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो बने हुए फैब्रिक्स हैं, उनके लिए सल्फर डाइज बहुत अच्छी होती हैं। अब वैट जो है, वैट डाई, ये हमारी ओल्डेस्ट डाइज हैं एंड मोर केमिकली कॉम्प्लेक्स इनके स्ट्रक्चर्स हैं एंड दे आर वाटर इनसॉल्युबल, यानी कि पानी के अंदर घुलती नहीं है। वैट को आप फैट से भी समझ सकते, वो कर सकते रिलेट, है ना। फैट यानी ऑयल, और ऑयल वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, इससे भी आप ध्यान में रख सकते हैं ये। अब कमिंग टू द आंसर ऑफ दिस,
डिस्पर्स डाई जो हो गई वो हमारी यानी कि पानी में घुल जाना, तो ये नहीं घुलती, तो हाईली ओनली स्लाइटली सॉल्युबल एंड या और ठीक है, यानी कि पानी के अंदर घुलती नहीं है। डायरेक्ट डाई जो है ये हाईली वाटर सॉल्युबल है, राइट, तो वाटर सॉल्युबल हो गई। एजोइक डाई जो होगी ये आपकी क्या बोलते हैं, दिस इज़ मेनली एक हमारा केमिकल रिएक्शन से हम इस डाई को बनाते हैं। और मेटालिक डाई जो होती हैं इनके अंदर आपका अप्लाइड फ्रॉम एसिड बाथ, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा डाइज वाला हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी डाइज होती हैं, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, किन कपड़ों के ऊपर उनको यूज़ करते हैं, कौन से में इनसॉल्युबल होती हैं, कौन से में सॉल्युबल होती हैं, वो सब चीज़ों के बारे में आप और डिटेल में जा सकते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच इज़ मैच द आइटम्स गिवन इन लिस्ट 1 विद द डिस्क्रिप्शन इन द लिस्ट 2। तो यहाँ पे अलग अलग फैब्रिक के नाम दे दिए उन्होंने और यहाँ पर उनका डिस्क्रिप्शन दे दिया है और आपको उसको मिलाना है। तो अगर आपको नाम से पता नहीं चल पा रहा कि टोयल द जॉय, टेपेस्ट्री, तपा एंड वॉफल वीव, वॉफल क्लोथ क्या होते हैं, वेफल या वॉफल जो भी आप बोले, तो आप अभी आगे मैं डिस्कस तो करूँगी, बट अगर नाम से भी हम देखें तो वॉफल या वेफल, वॉफल आपने खाए होंगे, देखे होंगे, है ना, इस तरीके से कुछ होते हैं, राइट। तो ये वॉफल को अगर हम देखें तो हनी कॉम वीव की तरह कपड़ा लग रहा है ना, तो इसका ए अगर हम ऑप्शन अगर नहीं भी आ रहा, मतलब बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा एग्ज़ाम में कि कैसे करना है, तो अगर हम डी का 1 ऑप्शन भी देखें तो इसके अंदर जो हमारा सेकेंड वाला बैठ रहा है, अगर कुछ नहीं भी आता और तुक्का ही लगाना है तो मैं इसको सेकंड पे लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे वॉफल कहीं ना कहीं हनी कॉम से इसका स्ट्रक्चर मिलता हुआ लग रहा है। अब क्योंकि हम एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं तो लेट्स अंडरस्टैंड कि अलग अलग तरीके के वीव्स वाले जो ये फैब्रिक है उनके क्या डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। पहले पे आते हैं टॉयल द जॉय। अब टॉयल द जॉय वाला जो ये है इसका मतलब होता है क्लॉथ फ्रॉम जॉयल, ठीक है। तो एक जॉयल करके सिटी है, उसके अंदर जो कपड़ा बनता था उन्होंने उसका नाम दे दिया टॉयल द जॉय, क्लॉथ फ्रॉम जॉयल, ठीक। अब ये बनता कैसे है, तो इट इज़ सिमिलर टू जो हमारा ये होता है ना ब्लॉक प्रिंटिंग वाला जो होती है हमारी टेक्निक, सिमिलर टू दैट। अब इन्होंने क्या किया, एक वुडन ब्लॉक लिया और उसके ऊपर एक सीनरी बना दी और उस फिर स्क्रीनरी को कपड़े पे छाप दिया एंड इट इज़ ओनली 1 कलर, एक कलर के अंदर उन्होंने छापा है, तो रेड होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, और वाइट या फिर क्रीमी बैकग्राउंड वाले कपड़े पर इन्होंने उसको छाप दिया और उस कपड़े को इन्होंने नाम दे दिया टॉयल द जॉय। सिंपल एग्जाम्पल भी आप साइड में पिक्चर देख पा रहे होंगे, तो दिस इज टॉयल द जॉय के एग्जाम्पल। कमिंग टू द नेक्स्ट टेपेस्ट्री। अब टेपेस्ट्री जिस भी तरीके से आप इसे प्रोनाउंस करना चाहें, दिस इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वीविंग टेक्सटाइल। मतलब बहुत पुराने समय से हम इस तरीके की वीविंग करते आ रहे हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि लूम के अंदर लगाकर भी आप इसको लूम पे आपने थ्रेड्स को बांधा और फिर आपने थ्रेड के साथ वहाँ पे पैटर्न बनाना शुरू किया एंड एक आपका टेपेस्ट्री बन गया, मतलब वो फैब्रिक बन गया, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तपा। अब तपा के अंदर या तेपा या जो भी आप इसको कहना चाहें, दिस इज़ अ नॉन वोवन फैब्रिक और ये बनता किससे है, ये बाक से बनता है, जो वुड बाक नहीं होती, पेड़ की छाल जो होती है उससे बनता है और इसको बार्क क्लोथ भी कहते हैं। तो अलग अलग कम्युनिटीज़, ट्राइबल कम्युनिटीज़, बहुत सारे जगहों पर इस तरीके के फैब्रिक बनते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो कलर्स अगर आप देखें तो वेजिटेबल डाइज देखेंगे आप, ब्राउन, रेड एंड ब्लैक कलर के। कूल। नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच इज़ वॉफल वाला जो हमारा फैब्रिक था। तो आप यहाँ पर पैटर्न देख सकते हैं, है ना, वॉफल जैसा हनीकॉम स्ट्रक्चर आ रहा है इसके अंदर। तो ये वाले जो फैब्रिक होते हैं ना, दे आर हाईली क्या बोले कि एब्जॉर्बेंट, इनके अंदर जो एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है और एयर फ्लो भी इनके अंदर बड़ा सही होता है। तो कहीं भी अगर हमें एक ऐसा कपड़े की ज़रूरत है जहाँ पर वाटर एब्जॉर्बेंट हो, है ना, इस तरीके का, तो इस तरीके के कपड़े बड़े सही बैठते हैं एंड इनको अगर हम यूज़ करना चाहें तो दे आर जनरली मेड ऑफ कॉटन या फिर वूल पर भी बनाए जा सकते हैं, पॉलिएस्टर कॉटन ब्लेंड या माइक्रोफाइबर्स पर भी ये वाला पैटर्न वाले फैब्रिक हो सकते हैं।
आई होप इससे क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे फैब्रिक्स। तो आंसर अगर हम देखें, तो वॉफल क्लॉथ का जो आपका था वो हनीकॉम्ब वाला है ही। तपा जो हो गया वो आपका नॉन वोवन फैब्रिक हो गया, ये आपका क्या किससे बनता है, बार्क से बनता है ना। टेपेस्ट्री जो है ये आपका वोवन फैब्रिक है। टॉयल द जॉय जो ये है आपका, ये आपका प्रिंटेड है, आपने प्रिंट किया ना कपड़े के ऊपर ब्लॉक से, तो आपका वो हो गया। तो इस हिसाब से आपका सेकेंड ऑप्शन विल बी दी राइट ऑप्शन। Let's come to the next question, which is match the following testing equipments given in list 1, है ना। जो आपके लिस्ट 1 में अलग अलग टेस्टिंग इक्विपमेंट्स दिए गए हैं और दूसरे के अंदर उसका पर्पस बताया गया है। अब ये टेस्टिंग किसकी कर रहे हैं, यहाँ ये टेस्टिंग इक्विपमेंट्स दिए गए हैं कलर फास्टनेस के, ठीक है। जो आपकी कलर फास्टनेस होती है कपड़े की, उसके इन्होंने अलग अलग इक्विपमेंट्स के नाम दे दिए हैं और बोला है कि इनका किसका पर्पस कौन सा है ये बताइए। अब अगर हम एक एक को हम डिटेल में समझेंगे कि ग्रे स्केल क्या होता है, जेनॉन आर्क क्या होता है, क्रोकोमीटर क्या होता है, शार्पनेस पॉइंट टेस्टर क्या होता है, ठीक। बट अगर नाम से भी देखें नहीं आया, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, तो टेस्ट पॉइंट टेस्टर सॉरी जो आपका शार्प पॉइंट टेस्टर है, तो इससे शार्प को सेफ्टी इन क्लोथ से हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं कि कपड़ा कितना फट जाएगा या क्या है, उससे हम शार्पनेस समझ सकते हैं, ठीक। अब एक एक करके समझते हैं। कलर फास्टनेस को पहले समझ लेते हैं कि कलर फास्टनेस होती क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप मार्केट से कोई भी नया कपड़ा लेके आते हो या कुछ, और उसको आपने धोने डाल दिया, तो बहुत सारे कपड़े डाल दिए, तो एक कपड़े का कलर नए वाले का ब्लीड होके दूसरे में आ गया। अक्सर ऐसे देखा होगा, या नए वाले भी नहीं, पुराने कपड़ों में भी अक्सर ऐसा होता है कि कलर फेड हो जाता है ना कलर्ड कपड़ों के अंदर। तो वो क्यों होता है, कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसको। तो किसी भी कपड़े का रेजिस्टेंस, वो कि कलर नहीं छोड़ेगा, उसका कलर नहीं ट्रांसफ़र होगा, उस रेजिस्टेंस को कहते हैं हम कलर फास्टनेस। क्लियर। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि कलर फास्टनेस क्यों हो रहा है, कि कलर में कपड़े से कलर ब्लीड आउट क्यों हो रहा है। कपड़े के फैब्रिक के ऊपर या फाइबर टाइप पे डिपेंड कर सकता है कि किस तरीके का आपने फाइबर यूज़ किया है ना। फिर डाई के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आपने कौन सी डाई यूज़ की थी, उस पर भी मैटर कर सकता है कि कपड़ा कितना कलर एब्जॉर्ब करके रखेगा और कितना ब्लीड आउट कर देगा। अब इसको चेक करने के क्या तरीके हो सकते हैं, सिंपल तरीके हैं। आप वॉशिंग, रबिंग, एक्सरसाइजिंग, सन एक्सपोजर, ड्राई क्लीनिंग, ब्लीचिंग, आयनिंग, इन सब तरीक़ों से चेक कर सकते हैं कि एक कपड़े का कलर फास्टनेस कैसा है। सिंपल। इसी के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स भी बना दिए गए हैं। जब बड़े लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर कोई भी कपड़ा बनता है या कुछ भी इस तरीके के फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, तो ये कुछ इक्विपमेंट्स है जिससे आपको अप्रोप्रिएट एंड प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कोई भी कपड़ा कितना, उसके कलर फास्टनेस क्या है। इसके लिए ये अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं। तो पहला जो है हमारा, दैट इज़ ग्रे स्केल। ये आपको ये यूज़ करते हैं हम स्टेनिंग टेस्ट के लिए, चेंज इन कलर के लिए। तो ये एक आपको स्केल दे दिया गया है, आपने कपड़े को धोया है ना, एक जो आपका कलर्ड कपड़ा है वो, और उसके साथ आप एक अपना टेस्टिंग क्लॉथ डाल देंगे। फिर आप चेक करेंगे, टेस्टिंग वाइट कलर का होता है यूजुअली, तो फिर आप देखेंगे कि उसका कलर ब्लीड आउट हुआ तो वाइट वाले पे कितना चढ़ा। फिर आप उसको इस वाले स्केल में लगा के चेक करेंगे कि कितना कलर ब्लीड आउट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रे स्केल। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये है आपका जेनॉन आर्क टेस्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपने एक मशीन बना दी जिसमें आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर सन एक्सपोजर देते हो, ठीक है। इसमें अंदर आपने कपड़ा फिट कर दिया और फिर ये अपना घूमना शुरू होगी, रोटेट होगी, इसके अंदर सन एक्सपोजर मिलेगा, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप उसको निकाल के देखेंगे कि इससे मतलब सन एक्सपोजर जब होता है तो उस कपड़े का कितना फास्टनेस रह पाता है या कितना उड़ जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये है आपका क्रोकोमीटर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एक ये हैंडल दिख रहा है, नीचे एक नॉब सा है इस तरीके से, उसके अंदर आप एक अपना टेस्टिंग फैब्रिक को यहाँ लगाएंगे उसको, और एक रिंग के साथ यहाँ पे फिट कर देंगे, ठीक।
तो यहाँ पर ये आपका फैब्रिक वो फिट हो गया जिसको आप टेस्ट, वाइट कलर का फैब्रिक आपने लगाया। अब जो आपका कलर्ड फैब्रिक है जिसका आपको कलर फास्टनेस चेक करना है, उसको आप लगाएंगे यहाँ नीचे बेस में, इस ब्लैक के नीचे, ठीक है। और ये जो आपको ऐसे ये पोजीशन दिख रही होगी ना बीच में, ये खाली ब्लैक सा, यहाँ पर वो कपड़ा दिखने लगेगा, विजिबल होगा वो कलर्ड वाला। अब इस हैंडल के ज़रिए आप इसको घुमाना शुरू करेंगे एंड दिस विल मूव इन दिस मैनर, ठीक है। इस तरीके से मूव होगा एंड इट विल रब ऑन द कलर्ड फैब्रिक। तो जो आपका ऊपर तो जो आपका ऊपर टेस्टिंग फैब्रिक लगा हुआ है वाइट कलर का, वो नीचे आपके कलर्ड फैब्रिक के ऊपर रब होगा, ऊपर से लेके नीचे तक, जिससे बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कलर आ जाएगा। उससे हम चेक कर सकते हैं कि अच्छा कितना कलर फास्टनेस है किसी भी फैब्रिक का। तो इसमें आप राउंड चेक करते हैं कि 1 राउंड या 10 राउंड्स के अंदर कितना फास्टनेस आया। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ड्राई टेस्टिंग में कितना आया और वेट टेस्टिंग में कितना आपका कलर ब्लीड आउट हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रोकोमीटर, जो आप रब करके आप उसकी फास्टनेस चेक करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ शार्प पॉइंट टेस्टर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि शार्पनेस टेस्ट करेगा कि किसी भी फैब्रिक के अंदर अगर हम एक शार्प पॉइंट ऑब्जेक्ट डाल दें तो कितना देर तक वो उसको सह सकता है। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ये आप इसका आंसर इजीली देख पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ कि आपको अलग अलग आइटम्स दे दिए गए हैं। फर्स्ट वाली लिस्ट के अंदर अलग अलग टर्म्स हैं और यहाँ पर उनसे रिलेटेड उनके को रिलेटेड काम दिए गए हैं। तो एक बार गेस करके देखते हैं कि किसका आंसर क्या हो सकता है। और यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, ये जो वर्ड है दिस इज़ वैल्यू, VALUE, वैल्यू। तो हमने वैल्यू के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में हमने पढ़ा है कलर कलर के अंदर कि वैल्यू, ह्यू एंड क्रोम क्या होते हैं, है ना। तो अगर नहीं पढ़ा, नहीं याद है आपको, तो एक बार ज़रूर जाके देखिएगा उस वीडियो को। तो इसको हम वैल्यू को हम इजीली कलर डायमेंशन से लिंक कर सकते हैं, है ना। ठीक है, कलर डायमेंशन से कर दिया। फिर जो आपका ग्लेयर होता है, देखना या वो करना, तो ग्लेयर को आप इल्यूमिनेशन से कर सकते हैं लिंक, ठीक है। पैटर्न को आप सरफेस ऑर्नामेंटेशन से कर सकते हैं। सरफेस ऑर्नामेंटेशन क्या होता है, किसी भी फैब्रिक के ऊपर क्या पैटर्न बनाया है, एम्ब्रॉयडरी है, सीक्वेंस वर्क है, जो भी पैटर्न बना है वो आपका सरफेस ऑर्नामेंटेशन हो सकता है। तो पैटर्न को हमने कर दिया सरफेस ऑर्नामेंटेशन से, ठीक है। अब प्रपोर्शन जो होता है ग्रीक ऑब्लॉन्ग से लिंक होता है। ग्रीक ऑब्लॉन्ग क्या होता है, आपने पढ़ा होगा गोल्डन रूल, गोल्डन रेशियो वगैरह, 2:3, है ना। ये वाला जो रेशियो होता है दिस इज़ कॉल्ड गोल्डन रेशियो। अगर आप फ़ोटो भी खिंचवाते हैं तो अगर आप फ़ोटो इस पोजीशन में खिंचवाएंगे तो दैट लुक्स मोर अपीलिंग कंपेयर टू अगर आपने फ़ोटो यहाँ ऐसे खिंचाया है या एकदम कॉर्नर में है, वो उतना अपीलिंग नहीं होता जितना 2/3 पोर्शन के अंदर जो एक आपकी इमेज होती है दैट लुक्स मोर अपीलिंग। तो उसको हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। फोटोग्राफी में अगर आपने देखा होगा या फिर अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग अगर आप समझ रहे हो तो उसमें भी हम इस तरीके के रूल का यूज़ करते हैं। इवन फैब्रिक में जब आप कोई भी ड्रेस बनाते हैं, है ना, थोड़ी ड्राइंग अजीब ही है बट उस ड्रेस में एकदम कॉर्नर में डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा, बट जो आपका 2/3 पोर्शन है वहाँ पर अगर आपका डिज़ाइन है तो इट विल लुक मोर अपीलिंग। तो ग्रीक ऑब्लिक जो है ये प्रपोर्शन को लिंक करता है, लिंक्ड है उससे, ठीक है। इस तरीके से भी अगर आप आंसर लगाना चाहे तो ए का होगा आपका 2, ग्लेयर का हो गया आपका 5 और वैल्यू का हो गया कलर डायमेंशन, पैटर्न का हो गया सरफेस ऑर्नामेंटेशन। तो अगर हम देखें ए का सेकेंड विच इज़ इन दिस वन, ग्लेयर को भी चेक कर लेते हैं। सी का हो गया आपका 5, राइट। वैल्यू का हो गया आपका कलर डायमेंशन 3rd, ये भी सही बैठ रहा है। पैटर्न का हो गया आपका सरफेस ऑर्नामेंटेशन, ठीक। तो हमारे इस तरीके से अगर हम देखें तो ए विल बी द राइट आंसर। तो यस, ए इज़ द करेक्ट वन। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप, अगर आपको आंसर नहीं भी आता किसी क्वेश्चन का तो एक दो भी अगर आपको आता है ना तो उनको चेक करिए और उससे आपका आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे आप उसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, आपने नहीं पढ़ा उस कॉन्सेप्ट के बारे में, मगर कुछ ना कुछ टर्म्स आप ज़रूर लिंक कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर हमें लिखिएगा, ठीक है, कमेंट करिए या टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए। वहाँ पे हम रिसर्च पेपर्स या जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले हम वहीं पोस्ट करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए दैट्स आर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म। तो टेलीग्राम पे जुड़िए हमसे, ईमेल ज़रूर लिखिए कि अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी कहना है, कुछ भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो डू राइट टू अस। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी नया आपने इसमें सीखा हो तो डू लाइक, ठीक है, डू लाइक दिस वीडियो। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एंड अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन कमिंग फ्यूचर हम लोग कोर्स वाइज मतलब डिटेल में जो हमारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस हैं अब वो शुरू करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, इसीलिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी के साथ टेक केयर एवरीवन, थैंक यू वेरी मच एंड बाय।